नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ या ऐसा उदाहरण के द्वारा समझाने जा रही हूँ जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे एक काव्यांश लिया है और उसका काव्य सौंदर्य हम कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताऊँगी कि ये काव्य सौंदर्य हम इस तरह से लिखें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में अंक प्राप्त हो। तो काव्य सौंदर्य, इससे पहले की वीडियो में हम काव्य सौंदर्य के जो तत्व हैं उनके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ ली हैं या कह लीजिए काव्यांश। काव्यांश क्या होता है? किसी कविता का अंश होता है। तो यहाँ पे मैंने एक काव्यांश लिखा है। ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पेराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। आप इस काव्यांश को 1 या 2 बार पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे 1 बार पढ़ा है, आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर मान लीजिए आपको ये आपकी पुस्तक का दिया गया है तो आपको थोड़ा इसके बारे में पता है। अगर मान लीजिए काव्यांश कहीं और से आता है तो आपको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपके सिलेबस से आ रहा है तो आपको पता है इस कविता के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन अगर सिलेबस से हट के आता है तो आपको इसको 1 से 2 बार पढ़ना होगा। तो इस काव्यांश में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे काव्य सौंदर्य। चाहे आप यहाँ पे डाल दीजिए, चाहे आप बीच में डाल के उसको अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले यहाँ पे दिया है काव्य सौंदर्य, तो हमने यहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं, काव्य का सौंदर्य 2 उसके पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। तो आप चाहे अगर यहाँ पे काव्य पक्ष के बारे में लिखा हो या किसी तरह से और जो दिया हो उस तरह से आप आंसर में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सौंदर्य वर्ड लिखा है, शब्द लिखा है, तो मैंने भाव सौंदर्य लिया। नहीं तो आप यहाँ पे भाव पक्ष भी लिख सकते थे और यहाँ पे कला पक्ष लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप शिल्प सौंदर्य की जगह कला पक्ष भी डाल सकते हैं। भाव सौंदर्य आंतरिक होता है और जो शिल्प सौंदर्य या कला पक्ष होता है वह बाहरी होता है। तो इस कविता को हमने पढ़ लिया है। मैंने यहाँ पे भाव सौंदर्य समझ के लिखा है कि इस कविता में पतझड़ ऋतु जो होती है उससे इस कविता को लिया गया है और आने वाली ऋतु के बारे में, मतलब दोनों ऋतुओं का सम्मिलित अर्थ इस कविता में देखने को मिलता है। तो कवि कहता है कि बसंत ऋतु आने पर लंबे पेड़ों के बड़े बड़े पीले पीले पत्ते गिरे हुए हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं या एक एक लाइन में करके भी लिख सकते हैं। तो पीले पीले पत्ते यानी पेराए, आप चाहे तो अंडरलाइन कर दीजिए, मतलब उसको भी अंडरलाइन कर दीजिए और इसको भी, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। सुबह 6 बजे की हवा में ऐसी ताजगी है जैसे वह अभी अभी गर्म पानी से स्नान करके आई हो और प्रसन्नता से खिल उठी हो। देखिए यहाँ पे गरम गरम पानी से नहाई हो और प्रशंसा से खिल उठी, खिली हुई हवा आई फिरकी से आई चली गई। अब देखिए यहाँ पे फिरकी सी, फिरकी एक होती है जब हम
बच्चों का एक खिलौना होता है, पेपर से बना होता है और एक उसमें तीली लगी होती है। उसको जब हम दौड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से वह ऐसे ऐसे करके घूमती है, मतलब वो बच्चे देख के उसको खुश होते हैं, उसको हम फिरकी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे फिरकी सी यहाँ पे अलंकार है। अब आप सोचिए कौन सा है, मैंने तो लिखा है। तो सुबह 6 बजे की हवा में ऐसी ताजगी है जैसे वह अभी अभी गर्म पानी से स्नान करके आई हो और प्रसन्नता से खिल उठी हो। ऐसी ताजगी भरी हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूम कर आई और चली गई। फिरकी गोल गोल ऐसे से घूमती है ना, तो उसी तरह गोल गोल घूमकर आई और चली गई। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा और इन पंक्तियों के या इस कविता के बारे में पता है पहले से ही, तो आप इसमें कुछ लाइनें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कैसे ऐड करेंगे, जैसे कवि कहता है कि बसंत ऋतु आने पर लंबे लंबे पेड़ों के बड़े बड़े पीले पीले पत्ते गिरे हुए हैं। पत्ते ऐसे गिरे हुए हैं कि चलने पे वह चरमराते। सूखे पत्ते क्या होता है, चलने पे चरमराते हैं। सुबह 6 बजे, तो आप चरमराने वाली लाइन को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा भाव पक्ष। भाव पक्ष क्या होता है, कवि इन पंक्तियों में क्या बताना चाह रहा है, वह भाव पक्ष है। कवि की क्या सोच है, क्यों पंक्तियां लिखी उसने, किस संदर्भ में लिखी, वो सब हमें भाव पक्ष में डालना होता है, यानी भाव सौंदर्य लिखना होता है। भाव सौंदर्य, भाव मतलब आंतरिक सौंदर्य, मतलब सुंदरता। आंतरिक सुंदरता कौन बढ़ाता है, जो कि उसकी विचारधारा है कवि की। उसके बाद आते हैं शिल्प सौंदर्य कह लीजिए या कला पक्ष, आप चाहे तो कला पक्ष भी डाल सकते हैं। उसमें क्या लिखना है, कला पक्ष में सबसे पहले आप लिखेंगे कवि का नाम, कवि रघुवर सहाय। आप इसको ऐसे करके अंडरलाइन कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद कविता बसंत आया। उसके बाद शिल्प सौंदर्य, जैसा कि मैंने बताया शिल्प क्या होता है, शिल्प का मतलब है निर्माण, निर्माण किसी इमारत का। अब यहाँ इमारत का तो निर्माण नहीं हो रहा, यहाँ तो कविता का निर्माण हुआ है। तो कविता का निर्माण करने के लिए कवि ने किन किन चीज़ों की ज़रूरत समझी या किन किन चीज़ों का प्रयोग किया। कोई इमारत का भी निर्माण होता है तो इसमें बहुत तरह की चीज़ें प्रयोग की जाती, ईंट, लोहा, कंकड़, सीमेंट। तो उसी तरह से जब कविता का निर्माण होता है या कविता रची जाती है तो उसमें कवि अपना जो निर्माण का कार्य है वह शब्दावली द्वारा, अलंकारों द्वारा, छंद द्वारा, तुकांत शब्दों द्वारा और बहुत सारी चीज़ों द्वारा करता है। तो वही हमारा शिल्प सौंदर्य है। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, कवि का नाम, उसके बाद कविता कौन सी है उसका नाम, फिर हम आते हैं भाषा। इस कविता की भाषा कैसी है, इसकी भाषा खड़ी बोली है, तो मैंने यहाँ पे खड़ी बोली डाला। उसके बाद शैली, मतलब भाषा की जो शैली है वह कैसी है, भाषा की शैली भावात्मक है। और ये छंद कैसा है, मुक्तक, मुक्त छंद है। शब्दावली में आप देखें कौन सी शब्दावली, इसमें तद्भव यानी देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो शब्द जो जो होते हैं, आप शब्दों के बारे में जानते हैं, आप जो भी इसमें प्रयोग हुआ है तो वो आप डाल सकते हैं, कौन से शब्द लिए गए, कैसे लिए गए। उसके बाद आता है अलंकार। अलंकार में फिरकी सी, देखिए सी उपमा अलंकार, आपको अलंकारों के बारे में पता होना चाहिए तभी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे हुई हवा, हा शब्द की आवृत्ति हुई है और यहाँ पे पिपराए पत्ते, इसमें पाप वर्ण आपको दिखेगा, इसमें हा वर्ण। तो वर्णों की आवृत्ति आपको अगर पता चलती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो उपमा भी है और अनुप्रास अलंकार। उपमा कहाँ पे मैंने डाल दिया
और अनुप्रास कहाँ पे है वह मैंने ऐसे करके डाली। आप चाहे तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद बिंब, बिंब मतलब आईना, जैसे मैंने पहले भी बताया। आईना क्या दिखाता है? आईना सच्चाई दिखाता है। तो यहाँ पे बिंब किस चीज़ का है? सफल बिंब है, मतलब कविता जो कवि ने की है वह पूर्ण रूप से सफल हुई है, उसकी योजना सफल बिंब योजना है। उसके बाद इस कविता में बहुत अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया, मतलब विशेषण शब्द हैं। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे, आप चाहें तो मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहें तो पॉइंट डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये मैं बाद में बताऊँ 6। उसके बाद है अलंकार, इसमें कौन सा देखने को मिला? मानवीयकरण अलंकार देखने को मिलता है, तो 6 7। गुण कौन सा है? गुण माधुर्य गुण है। ये सब वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आप जो भी गुण है और ये अलंकार हैं आप चाहें तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद नमा है, किस चीज़ का वर्णन है? प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन लिख सकते हैं आप, प्राकृतिक वर्णन लिख सकते हैं, आप जो चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे वर्णन मतलब किस चीज़ का किया गया है। उसके बाद आता है व्यंग्यात्मक शैली है और शहरी कृत्रिम जीवन पर व्यंग किया गया है, आप ये डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें तुकान शब्द नहीं है और तुकान शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए कहीं भी तुकान शब्द नहीं मिल रहा है, तो अतुकान शब्दों का प्रयोग ऐसे डाल दीजिए, तो चाहे अतुकान शब्द ऐसे डाल दीजिए। उसके बाद आप 12 लेंगे, अंत में सार, अंत में पॉइंट सार। सार मतलब निष्कर्ष, नई कविता का प्रभाव है। इस पंक्तियों में नई कविता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अगर आप इस तरह से काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से मार्क्स या अंक प्राप्त होंगे। तो मैंने आपको एक उदाहरण या काव्यांश लेके कविता का काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है वह बता दिया। अगर आप चाहे तो इससे अधिक पॉइंट भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।